हेलो बच्चों। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं रे डायग्राम। इससे पहले कल हम लोग बात किए थे एफ इजकल टू आर बाई टू पर, मतलब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और इसका बहुत डिटेल में प्रूफ करके दिए थे। एग्जाम में, बोर्ड में डायरेक्टली एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर में, 3 नंबर में, 5 नंबर में कि इसको प्रूफ करिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्रैक्टिस करके आए होइएगा और रे डायग्राम के रूल का आप लोग प्रैक्टिस कर लिए होइएगा कि इसका रूल क्या कहता है। ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रे डायग्राम। रे डायग्राम को पढ़ने से पहले आपको रूल बिल्कुल पता होना चाहिए। एक बार हम फटाफट में रिकॉल करते हैं और रे डायग्राम शुरू करते हैं। क्या था रूल रे डायग्राम? किरण आरेख को पढ़ने से पहले हम लोगों को इसका नियम जानना होगा। नियम एक बार फिर से रिकॉल करवा देते हैं, आप लोगों को पहले से बताया जा चुका है। नियम क्या था कि अगर ये अवतल दर्पण है और मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें जा रही है तो अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरण फोकस से होकर गुजरेगी। अब तक तो आपको याद हो जाना चाहिए जितनी बार बताया गया है। अगर प्रकाश की किरण को फोकस से होकर गुजारते हैं तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, इसका जस्ट उल्टा। ठीक है ना। अगर प्रकाश की किरण को वक्रता केंद्र से होकर गुजारते हैं तो पुनः उसी पथ पर वापस लौट जाती है, और प्रकाश की किरण को जब ध्रुव से होकर गुजारा जाता है तो यह परावर्तन के नियम का पालन करते हुए वापस लौट जाती है। ये बेसिक 4 रूल था। अब इसी 4 रूल के अकॉर्डिंग हम लोग रे डायग्राम पढ़ने वाले हैं। किसके लिए पढ़ने वाले हैं अब समझिएगा। यहाँ पर अगर हम लिखें रे डायग्राम किसका पढ़ने वाले हैं, तो 2 दर्पण होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में टोटल हमको पढ़ना है 6 केस, और उत्तल दर्पण में हम लोगों को पढ़ना है 2 केस। ठीक है। उसके बाद फिर मैग्निफिकेशन आ जाएगा। मैग्निफिकेशन माने आवर्धन, और फिर मिरर फॉर्मूला, फिर मिरर फॉर्मूला का प्रूफ, उस पर कुछ न्यूमेरिकल, और चैप्टर हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन खत्म। तो यहाँ से मान के चलिए आप लोग 3 लेक्चर, और 3 लेक्चर में चैप्टर खत्म हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन। फिर अपवर्तन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग केस पढ़ने वाले हैं किरण आरेख का, अवतल दर्पण में 6 केस होने वाला है और उत्तल दर्पण में 2 केस होने वाला है। तो आज सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण का 6 केस पढ़ने वाले हैं, और फिर हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण का उपयोग क्या है। ठीक है। उपयोग भी बार बार एग्जाम में आता है, और इस 6 केस में से कोई एक केस आपके एग्जाम में इस बार टक्कर खाने वाला है। टक्कर खाने का मतलब निश्चित रूप से आएगा एक केस, वो भी बताया जाएगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट केस है जो डायरेक्टली बोर्ड में आपसे मिलेगा। ठीक है ना। तो इस केस को पढ़ने से पहले हम यहाँ पे एक बॉक्स बनाना चाहते हैं जो कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। आप लोग भी कभी भी ये 6 केस में से कोई भी एक केस पूछे तो ऐसे ही एक बॉक्स बनाइएगा। यहाँ पर लिखना है वस्तु की स्थिति। पहले नंबर पे क्या लिखना है? वस्तु की स्थिति। मतलब कि वस्तु को हम कहाँ रखेंगे तभी तो प्रतिबिंब बनेगा। रे डायग्राम का मतलब होता है अलग अलग जगहों पर वस्तु को रखना, जिससे उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में। ये केस हमको पढ़ना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम अवतल दर्पण बना देते हैं और वस्तु को हमको रखना है, तो वस्तु को कहाँ रखें, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा और कैसा बनेगा, सब कुछ देखने वाले हैं। जैसे वस्तु की स्थिति मतलब वस्तु को कहाँ पे रखेंगे, फिर यहाँ से आएगा प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति आप लोग पूरा प्रतिबिंब लिखिएगा, हम शॉर्ट में प्रति लिख दिए हैं, प्रति, और यहाँ पे 0 लगा दिए। इसका मतलब हुआ प्रतिबिंब की स्थिति, कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगी। ठीक है ना। उसके बाद तीसरे नंबर पे होगा आकार। आकार किसका? प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार। और नेक्स्ट होगा प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। टोटल 6 केस पढ़ने वाले हैं। 1 केस, 2 केस, 3 केस, 4 केस, 5 केस, और ये लास्ट है 6 नंबर केस। अभी स्टार लगा देते हैं 6 नंबर केस पे, जितना मर्जी उतना स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक एक करके देखने वाले हैं। अभी हम सब कुछ बात करने वाले हैं अवतल दर्पण पे। अवतल दर्पण पे 6 कौन कौन सा केस होगा। ठीक है ना। और यहीं पे आपको याद भी करवा दिया जाएगा, घर पे जाके उसका प्रैक्टिस कर लेना है। सिंपल। क्या करना है, सबसे पहले हम लोग वस्तु को रखने वाले हैं अनंत पर। सबसे पहले कहां पे रखने वाले हैं वस्तु को? अनंत पर। अनंत मतलब इंफिनिटी पे। अगर कोई वस्तु अनंत पर है, सोच के देखिए, अगर आसमान में कोई चिड़िया बहुत ऊंचाई पे उड़ रही है तो फिर उसका साइज छोटा हो जाता है ना, लेकिन जैसे जैसे वो चिड़िया नीचे आती जाती है उसका आकार बढ़ते जाता है। मतलब कोई वस्तु मेरी आंखों से बहुत दूर है तो उसका आकार छोटा हो जाएगा। ठीक है ना।
अब हम वस्तु को कहाँ पे रख रहे हैं? अनंत पर। यहाँ मान लेते हैं अनंत। अनंत मतलब क्या होता है? अनंत मतलब बहुत दूर। फिजिक्स की भाषा में अगर अनंत को समझना है आप लोगों को तो ये समझिए, जैसे मान लीजिए एक लेंथ है जो 0.1 मीटर का है, एक स्केल है जो 0.1 मीटर का है, और एक स्केल ले रहे हैं हम जो कि 100 मीटर का है। तो इसकी तुलना में 0.1 की तुलना में 100 बहुत ज़्यादा होता है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि ये इनफाइनाइट लेंथ का है। इनफाइनाइट का मतलब ये होता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा होना किसी के तुलना में, ये अनंत होता है, ठीक है। तो अब हम, ये पोल हो गया दर्पण का, ध्रुव जिसको बोलते हैं, ये वक्रता केंद्र हो गया। और कभी भी रे डायग्राम बनाना हो तो याद रखिएगा कि हम लोग पेंसिल का यूज करने वाले हैं, और अभी हम सारा का सारा केस किसके लिए बात करने वाले हैं? अवतल दर्पण पे। तो ये वाला जो मिरर बनेगा, अवतल दर्पण का जो मिरर बनेगा, वो तो पेंसिल से, हाथ से ही बनाएंगे, लेकिन ये जो लाइन खींचेंगे वो स्केल से खींचेंगे अपन, ठीक है ना, ताकि प्रॉपर डायग्राम बन पाए। और कोशिश करिएगा कि वक्रता केंद्र और फोकस जो होना चाहिए वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में होना चाहिए। अगर ये टोटल 6 सेंटीमीटर का है तो ये 3 सेंटीमीटर पे रखिएगा। क्यों? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। अब ये रटने के लिए थोड़े ना है, काम में लाने के लिए है। मतलब कि अगर वक्रता त्रिज्या यहाँ से लेकर के यहाँ तक हुआ तो फोकस दूरी इसके जस्ट आधे पे होगी, मतलब यहाँ पे होगी। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा, जब भी आप रे डायग्राम बनाने जाइएगा तो आप लोग अगर सी को रख रहे हैं 6 सेंटीमीटर पे, मान के हम चल रहे हैं, आप 5 सेंटीमीटर पे भी रख सकते हैं, आप 4 सेंटीमीटर पे भी रख सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड क्या होगा कि आप अगर 6 सेंटीमीटर पे यहाँ पे रख रहे हैं, ये डिस्टेंस अगर 6 सेंटीमीटर है तो निश्चित रूप से कोशिश करिए कि ये 3 सेंटीमीटर पे हो। हाँ, एग्जाम में कोई चेक करके नहीं देखने जा रहा है कि आप कितना सेंटीमीटर पे रखे हैं, लेकिन आपको तो पता है ना कि मेरा रे डायग्राम कब प्रॉपर बनेगा, जब ये डिस्टेंस, ये इसके डिस्टेंस की आधी होगी, मतलब फोकल लेंथ आधी पर हो वक्रता त्रिज्या के, तभी प्रॉपर डायग्राम बन पाएगा। तो इस चीज का ख्याल रखना है, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम वस्तु को कहाँ पे रखे हैं? वस्तु को बोला गया है अनंत पे रखने के लिए, ये फोकल लेंथ हो गया। तो जब वस्तु अनंत पर है तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें गई, यहाँ पे भी अनंत पे रख देते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें गई, और दर्पण से परावर्तन के बाद ये निश्चित रूप से कहाँ से गुजरने वाली है? फोकस से होकर गुजरने वाली है, ठीक है। तो प्रतिबिंब का आकार कहाँ बना? यहाँ पर, फोकस पर, ठीक है ना। तो जब हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है? फोकस पर। कहाँ पे बन रहा है? फोकस। फोकस मतलब एफ पर, ठीक है। अब प्रतिबिंब का आकार क्या है? अनंत पे बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब का आकार है वो बहुत छोटा बन रहा है, इतना छोटा कि हमको दिखाई भी नहीं दे रहा है, ठीक है ना। लेकिन जब यहाँ पे हम एक और आईना लगा के और देखते हैं, एक और मिरर लगा के जब देखते हैं, तो इसका आकार हमको दिखाई देता है कि इसका आकार बहुत छोटा है और वास्तविक और उल्टा है। वास्तविक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये सच में कट रही है, कटती हुई प्रतीत नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो 5 केस हम पढ़ने वाले हैं, 1 to 5, हर एक केस में प्रकृति कैसी होने वाली है? वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, आप लोगों को बता चुके हैं, ठीक है ना। तो जब वस्तु को हम अनंत पे रख रहे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस पर। और कैसा आकार का बन रहा है? बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, पॉइंट साइज का आकार है, ठीक है ना, बिंदु के आकार का। तो बिंदु के आकार को हम क्या बोलते हैं? या तो आप लिख दीजिए बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? बिंदु के आकार का। और प्रकृति कैसी हो गई? वास्तविक एवं उल्टा। वास्तविक एवं उल्टा, ठीक है। इतना सिंपल है, इतना ही सिंपल है कि वस्तु को अगर हम अनंत पर रख रहे हैं, वस्तु को अगर हम अनंत पे रख रहे हैं तो दर्पण से परावर्तन के बाद एक फोकस में मिल रही है, और प्रतिबिंब कहाँ पे बना? फोकस पर। तो प्रतिबिंब की स्थिति हो गई फोकस पर। वस्तु का प्रतिबिंब का आकार कैसा हुआ? बहुत छोटा, पॉइंट साइज के आकार का हुआ, और वास्तविक और उल्टा। सिंपल। दूसरा केस क्या होगा? टोटल 6 केस पढ़ना है, जिसमें से पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या होगा? अब वस्तु अगर अनंत पे था तो अब और नजदीक लाइए, तो क्या होगा? सी के पीछे या फिर अनंत तथा सी के बीच में। दूसरा कंडीशन क्या आएगा? वस्तु अनंत पे था ना, अब अनंत से आप नजदीक लाइए, तो नजदीक लाएंगे तो कहाँ आएगा? सी के पीछे। दूसरा केस होने वाला है सी। सी मतलब क्या? वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र के पीछे, के पीछे। अगर बोर्ड में वक्रता केंद्र के पीछे नहीं दिया तो फिर क्या लिखेगा? अनंत तथा सी के बीच में, दोनों बोला जा सकता है,
अनंत तथा सी के बीच में। कंफ्यूज नहीं होइएगा, दोनों बात सेम है। अनंत तथा सी के बीच में बोले चाहे सी के पीछे बोले, बात बराबर है, ठीक है ना। केस नंबर 2 हम लोग लेने वाले हैं। दूसरा केस यहाँ पे फोकस होना चाहिए बिल्कुल यहाँ पर। ये अवतल दर्पण, ये ध्रुव, ये वक्रता केंद्र, और ये अगर ये वक्रता केंद्र है तो इसे ठीक सेंटर में हम लगाएंगे क्या, फोकस। ये 6 सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर पे फोकस होगा। अगर ये 5 सेंटीमीटर है P से C तक के बीच की दूरी जो कि वक्रता त्रिज्या है, तो फिर ये 2.5 सेंटीमीटर पे होगा, ठीक है। इस चीज का ख्याल रखिएगा, स्केल से मेजर करके लिख देना है, सिंपल। पेंसिल का यूज करना है रे डायग्राम बनाते समय। अब हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं कहाँ पर, अनंत, इधर कोई अनंत है और यहाँ पे C है, इसी के बीच में हम रखने वाले हैं वस्तु को। वस्तु का नाम दे देते हैं AB, और वस्तु को हम अनंत तथा C के बीच में रखे हैं, या फिर NCERT के अकॉर्डिंग बोले तो वक्रता केंद्र के पीछे रखे हैं वस्तु को, वक्रता केंद्र के पीछे रखे हैं। अब क्या होगा, लाइट मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, दर्पण से होगा परावर्तन, और परावर्तन के बाद ये फोकस से होकर गुजरेगी। इतना तक रूल आप लोगों को पता है। जो 4 रूल पढ़े हैं उसी चारों रूल का अप्लाई करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। अब दूसरा नियम कौन सा यहाँ पे अप्लाई करेंगे चारों में से, ताकि अब हम रखे हैं कहाँ वस्तु को, अनंत तथा C के बीच में या फिर C के पीछे, तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो C तथा F के बीच में बनेगा। तो इसके लिए 2 कंडीशन है। एक तो लाइट को अगर हम फोकस से होकर गुजार दें तो दर्पण से टकराया और टकरा करके परावर्तित हो गई, परावर्तित होकर जहां पे मिली वही उसका प्रतिबिंब हुआ। अब देखिए ये दोनों जब अब प्रकाश की किरण को अगर हम फोकस से होकर गुजारे हैं तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, ये भी नियम पढ़ चुके हैं। प्रतिबिंब बना है यहाँ पर, और प्रतिबिंब कैसा बना, उल्टा दिखाई दे रहा होगा आपको, A डैश B डैश। बहुत सिंपल है। ये मेरे से पहली बार में इसलिए बन जा रहा है क्योंकि बहुत हर साल हर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिस है मेरा। आप लोगों का प्रैक्टिस नहीं है तो घर पे जाके इन सब का रे डायग्राम का पेंसिल से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बना, C तथा F के बीच में। यहाँ पे लिखेंगे हम वस्तु प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ हो गई, C तथा F के बीच में। इसको और अच्छे से लिखना है तो आप क्या लिखिएगा, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में। आकार कैसा हुआ, छोटा, आकार कैसा हुआ, छोटा दिखाई दे रहा है। वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब इससे छोटा बन रहा है, ठीक है ना। और कैसा, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। पांचों के पांचों केस में वास्तविक एवं उल्टा बनने वाला है, सिर्फ एक केस में काल्पनिक और सीधा बनने वाला है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस हो जाता है, ठीक है। दोनों केस समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलने वाले हैं तीसरे केस पे। तीसरा केस क्या होगा, पहला अनंत पर था, फिर हम इस वस्तु को शिफ्ट करके यहाँ पे लाए तो C के पीछे हो गया। अब तीसरे केस में हम वस्तु को C पर रखेंगे, चौथे केस में कहाँ रखेंगे, C और F के बीच में, और पांचवें केस में कहाँ रखेंगे, F पे, और छठे केस में कहाँ रखेंगे, P और F के बीच में। तो तीसरे केस में चलते हैं जहाँ पे हम वस्तु को C पर रखने वाले हैं। यहाँ तक फटाफट नोट करिए, तीसरा केस शुरू करते हैं। तीसरे केस में हम वस्तु को लाने वाले हैं कहाँ पर, C पर। देखते हैं क्या होता है। तीसरा केस, ये भी बोर्ड में बार बार एग्जाम में आता है। तीसरा केस कि वस्तु अगर C पे है तो उसके बारे में सब कुछ बताइए, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, प्रकृति कैसी होगी, ठीक है ना। वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, वस्तु की स्थिति कहाँ है, वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति C पर। C माने वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। अब हम वस्तु को रख रहे हैं C पर, मतलब वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर, ठीक है। अवतल दर्पण के लिए पढ़ रहे हैं तो अवतल दर्पण बनाना मस्ट है। क्यों, आलू की सब्जी बनाने के लिए आलू का होना जरूरी है ना। उसी तरह वक्रता अवतल दर्पण का केस पढ़ रहे हैं तो अवतल दर्पण बनाना जरूरी है। ये हो गया ध्रुव, ये हो गया वक्रता केंद्र, और ये हो गया फोकस। अब हम वस्तु को कहाँ पे रख रहे हैं, वस्तु को हम रख रहे हैं C पर, नाम दिए वस्तु का AB, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर गई प्रकाश की किरणें, दर्पण से परावर्तन के बाद किधर से होके गुजरी, फोकस से, किधर से होके गुजरी, फोकस से। पहले एक हैक बता दे रहे हैं कि पहले आप रे डायग्राम को पास कर दीजिए, जहां पे कटेगा वहीं पे इसका क्या लिख दीजिएगा, फोकस, सिंपल। तो मुख्य अक्ष के समांतर गई, दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होके गुजरी।
अब हम लोग क्या करने वाले हैं, फिर से लाइट को F से गुजारने वाले हैं। अगर लाइट फोकस से होकर गुजरेगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी और ये कुछ ऐसे हो जाएगी मुख अक्ष के समांतर। प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ पर। प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ पे। और यहाँ पे गौर करिएगा, अगर वस्तु को हम C पर रखे हैं तो प्रतिबिंब भी कहाँ बना, C पर। लेकिन चेंज क्या आया, इसकी प्रकृति बदल गई। मतलब ये काल्पनिक सीधा था और यहाँ पे प्रतिबिंब जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है। देखिए ना, इसका हेड ऊपर है, इसका हेड नीचे आ गया। ठीक है, तो जब वस्तु को हम C पर रख रहे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, C पर, वक्रता केंद्र पर। और कैसा, बराबर। बराबर मतलब क्या हुआ, समान आकार का। समान आकार का, किसके समान आकार का, वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार समान हो गया। और कैसा बना प्रतिबिंब, वास्तविक एवं उल्टा। 3 केस समझ में आ गया। चौथे केस में हम क्या करने वाले हैं, वस्तु को C और F के बीच में लाने वाले हैं। अब ये इसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, याद करने का टेक्निक बता रहे हैं आप लोगों को। जब वस्तु को हम C के पीछे रखे थे तो प्रतिबिंब कहाँ बना था, C तथा F के बीच में। अब हम वस्तु को C तथा F के बीच में रख रहे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र के पीछे। सिंपल। जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र के पीछे रखे थे तो प्रतिबिंब बना था C तथा F के बीच में। अब हम वस्तु को C तथा F के बीच में रखने वाले हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र के पीछे। आइए फील दिलाते हैं आपको। जैसे ये वाला नोट करिए, इसके लिए स्पेस चाहिए थोड़ा सा ताकि आप लोग फील कर पाइए। ये तीसरा नंबर केस था। अब हम लोग चलने वाले हैं चौथे नंबर केस पे। चौथा नंबर केस क्या होने वाला है, वस्तु को हम लोग रखने वाले हैं कहाँ पर, C तथा F के बीच में, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। C तथा F के बीच में वस्तु को हम लोग रखने वाले हैं C तथा F के बीच में। आइए देखते हैं कैसे। तो वस्तु की स्थिति क्या हो गई, वस्तु की स्थिति C तथा F के बीच में। मतलब क्या हुआ, C का मतलब वक्रता केंद्र और F मतलब फोकल लेंथ। वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में हम लोग रखने वाले वस्तु को। आइए चेक करते हैं कैसे रखेंगे। ये अवतल दर्पण, ये ध्रुव, ये वक्रता केंद्र और ये इसके बीच में आ गया फोकस। वस्तु को अब हम रखने वाले हैं C तथा F के बीच में, कहीं भी रखिए। यहाँ पे रख दिए, वस्तु का नाम दे दिए AB। अब समझिएगा, जब वस्तु अनंत पर था तो आकार छोटा बन रहा था। अब हम अनंत से नजदीक ला रहे हैं तो छोटा बना। अब हम वस्तु को C पर ले आए तो प्रतिबिंब कैसा बना, C पर ही। अब हम वस्तु को C से और नजदीक ला रहे हैं, C और F के बीच में ले आए तो अब प्रतिबिंब का आकार कैसा बनने लगेगा, इससे बड़ा बनेगा, वस्तु के आकार से बड़ा बनेगा। समझ में आया। वस्तु को मुख अक्ष के समांतर ले गए, दर्पण से परावर्तन के बाद किधर से होकर गुजरी, फोकस से होकर गुजर गई। सिंपल, ठीक है। और अब हम वस्तु को F से होकर गुजारने वाले हैं। वस्तु को कहां से होकर गुजारने वाले हैं, फोकस से होकर गुजारने वाले हैं। जैसे ही वस्तु फोकस से होकर गुजरेगी ये दर्पण से क्या हो जाएगा, परावर्तन। इसके लिए 2 केस है, एक और केस है जो बहुत सिंपल है, ये भी केस सिंपल है और एक और केस सिंपल है। ठीक है, तो जब हम वस्तु को फोकस से होकर गुजारेंगे तो दर्पण से परावर्तन होगा। थोड़ा सा फील लीजिएगा इस चीज का, ये फोकस है। ठीक है, अब दर्पण से अगर परावर्तन हो रहा है तो मुख अक्ष के समांतर जाएगी और प्रतिबिंब बना कुछ यहाँ पे। अब फील लीजिए कि क्या हुआ है, वस्तु का साइज AB जो दिखाई दे रहा है इतना छोटा है, इसका प्रतिबिंब कैसा बना है, A डैश B डैश, और कहाँ पे बना, C के पीछे। इस चीज को ध्यान दीजिएगा अच्छे से। वस्तु को अगर हम C के पीछे रख रहे तो प्रतिबिंब बन रहा था C तथा F के बीच में। अब हम वस्तु को C तथा F के बीच में रखे हैं, प्रतिबिंब कहाँ बना, C के पीछे। प्रतिबिंब कहाँ बना, C के पीछे, या फिर अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में। ठीक है ना। कैसा प्रतिबिंब बना, प्रतिबिंब का आकार कैसा रहा, तो लार्ज। लार्ज मतलब बड़ा प्रतिबिंब बना। प्रतिबिंब का आकार कैसा रहा, वस्तु के आकार से बड़ा। ठीक है ना। वास्तविक और उल्टा तो होना ही है, वास्तविक और उल्टा तो होना ही है। 4 केस हम लोग पढ़ लिए हैं। 5वां केस में क्या होगा, अब हम वस्तु को कहाँ पे रखने वाले हैं, वस्तु को अभी कहाँ रखे थे, C तथा F के बीच में। अब वस्तु कहाँ आएगा, F पर। ये वाला केस यहीं पे बताने वाले हैं। 5वां नंबर केस, वस्तु को हम रखने वाले हैं फोकस पर। वस्तु को कहाँ रखने वाले हैं,
फोकस पर, एफ पर। समझिएगा बात को, जब वस्तु को हम अनंत पर रखे थे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना था? फोकस पर। अब हम वस्तु को ही फोकस पे रख रहे हैं, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। सिंपल। आइए देखते हैं कैसे। अब वस्तु को हमको फोकस पे रखना है, इसको हम मिटा रहे हैं, अच्छे से नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद ही हम लोग अगला स्टेप पे बढ़ेंगे। अब हम वस्तु को रखने वाले हैं फोकस पर। वस्तु को अगर हम फोकस पे रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? निश्चित रूप से अनंत पर। अगर हम वस्तु को रख रहे हैं फोकस पर, एफ पर, ये कौन सा केस है? 5वां नंबर। 5वां नंबर केस है, जब वस्तु को हम रख रहे हैं फोकस पर। फोकस पर देखिएगा, ये अवतल दर्पण, ये ध्रुव, ये वक्रता केंद्र और ये हुआ फोकस। अब हम वस्तु को रख रहे हैं फोकस पर, ठीक है। वस्तु का नाम दे दिए ए बी। ये मुख अक्ष के समांतर गई, दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर गई। सिंपल, ठीक है ना। और दूसरे केस में हम क्या करने वाले हैं? वस्तु को ध्रुव से होकर गुजारने वाले हैं। प्रकाश की किरण को हम ध्रुव से होकर गुजारने वाले हैं। तो जब प्रकाश की किरण को ध्रुव से होकर गुजारा जाता है तो ये परावर्तन के नियम का पालन करती है। ये आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हुआ। अब ये वस्तु कहीं, ये जो प्रकाश की किरणें हैं, कहीं आगे जा करके अनंत पर मिलती हुई प्रतीत होगी, अनंत पर, ठीक है ना। तो क्या हुआ, जब हम वस्तु को फोकस पे रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बना? अनंत पर, अनंत पर। और एक चीज आप भी नोटिस करते हुइएगा, जब वस्तु अनंत पर था तो बिंदु के आकार का साइज था, लेकिन जैसे जैसे वस्तु को हम नजदीक ला रहे हैं आकार बढ़ता जा रहा है। और अनंत, जब वस्तु फोकस पे है तो प्रतिबिंब बना अनंत पर। कैसा? बहुत बड़ा प्रतिबिंब, बहुत बड़ा प्रतिबिंब। कैसा? वास्तविक और उल्टा। कैसा प्रतिबिंब बना? वास्तविक और उल्टा। क्योंकि इधर प्रतिबिंब बनेगा ना, कहीं अनंत पे बनेगा अगर प्रतिबिंब तो ऐसा ही बनेगा, वास्तविक और उल्टा। ये हो जाएगा ए डैश और ये हो जाएगा बी डैश। अनंत पे कहीं अगर मिल रही है लाइट की, प्रकाश की किरणें कहीं मिलती हुई प्रतीत होगी, वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। और ये प्रतिबिंब वस्तु के आकार से देखिए कितना बड़ा है। समझ में आया? तो ये 5th केस हो गया, ठीक है ना। अभी तक जो 5 केस पढ़े हैं उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? तो तीसरा नंबर, वक्रता केंद्र पर। और याद रखिएगा, जब वस्तु को कौन सी ऐसी पोजीशन है जहां पर वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार समान है? तो सी पर, ठीक है ना। वस्तु को अगर हम सी पे रखते हैं तो प्रतिबिंब भी सी पर ही बनता है, समान आकार का। लेकिन इसकी प्रकृति कैसी है? वास्तविक एवं उल्टा। अभी तक हम लोग 5 केस पढ़े हैं, 5 केस में प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बना है। अब जो लास्ट केस है, इस पे जितना स्टार लगाना है लगा लीजिए, क्योंकि अब हम वस्तु को रखने वाले हैं कहाँ? ध्रुव तथा फोकस के बीच में। वस्तु को रखने वाले हैं ध्रुव तथा फोकस के बीच में। यहाँ तक फटाफट नोट करिए। अब हम लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं और 5th केस, 6th केस पे चलते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें बोला जाता है कि जब हम वस्तु को ध्रुव तथा फोकस के बीच में रखते हैं। 6ठा केस है, जब वस्तु को ध्रुव मतलब पोल तथा फोकस, फोकस मतलब एफ के बीच में रखा जाए। जब हम वस्तु को कहाँ रख रहे हैं? ध्रुव P तथा F के बीच में, P तथा F के बीच में। वस्तु को अब हम रखने वाले हैं ध्रुव तथा फोकस के बीच में। ये थोड़ा सा ठीक नहीं बना, अब ठीक है? ठीक है, ये ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया और ये हो गया फोकस, ठीक है। अब हम वस्तु को रखने वाले हैं ध्रुव तथा फोकस के बीच में। मान लीजिए यहाँ पे रख रहे हैं ए बी, ठीक है। वस्तु का नाम क्या हो गया? ए बी। वस्तु की ऊंचाई हो गई ए बी। अब ये अगर मुख अक्ष के समांतर, यहाँ पे नोटिस करिएगा, अगर ये मुख अक्ष के समांतर जाएगी तो फोकस से होकर गुजरेगी, लेकिन ये केस प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एनसीईआरटी यही दिया हुआ है कि अगर मुख अक्ष के समांतर है तो फोकस से होकर गुजरेगी। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, ये आगे 12th में आप लोगों को समझ में आएगा, थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं और कोई लाइट अगर मेरे से होकर गुजर रही है तो क्या वो हमको चीरते हुए बाहर चली जाएगी? नहीं, हम तो अपारदर्शी वस्तु है ना, तो लाइट तो चीर के बाहर नहीं निकल सकती है ना। तो फिर यहाँ पर ये कैसे हो सकता है कि लाइट अगर यहाँ पे मुख अक्ष के समांतर गई तो इसको चीरते हुए फोकस से होकर गुजरेगी क्या? नहीं, लाइट तो यहीं पे रुक जाएगी ना,
लाइट यहाँ पे रुक जाएगी, इस अपारदर्शी वस्तु से टकरा करके वापस चली जाएगी, तो फिर ये केस नहीं होने वाला है। फिर कौन सा केस होगा ये समझते हैं। अब हम लाइट को क्या करने वाले हैं, मुख अक्ष के समांतर नहीं गुजारने वाले हैं। अब हम लाइट को गुजारने वाले हैं ध्रुव से। अब ध्रुव से जब लाइट की प्रकाश की किरणें गुजरेगी तो परावर्तन के नियम का पालन करते हुए इधर निकल जाएगी। समझ में, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो जाएगा, एंगल आई बराबर एंगल आर। ठीक है। और यहाँ पे दूसरा केस हम क्या दिखाने वाले हैं, लाइट को हम सी से होके गुजारने वाले हैं। जैसे ही लाइट सी से होके गुजरेगी उसी पथ से वापस लौट जाएगी, उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी, और इसका जो प्रतिबिंब बनेगा इधर कहीं, इसको हम आगे की तरफ डॉटेड लाइन से बढ़ा रहे हैं और इसको भी हम आगे डॉटेड लाइन से बढ़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं तो मिलना है, यहाँ पे मिल रही है। अब फील करिएगा इस चीज को, ये कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे। ये कहाँ प्रतिबिंब बना, दर्पण के पीछे। अब इसको हम मुख अक्ष के समांतर क्यों नहीं ले गए, ये भी आपको समझ में आ गया। ठीक है ना। अब यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है और वस्तु देखिएगा, इस बार जहाँ पे हेड है वहीं पे इसका ए पॉइंट है। इसका भी तीर ऊपर की ओर है, माथा ऊपर की ओर है, इसका भी हेड ऊपर की ओर है, इसका फुट पॉइंट नीचे की ओर है, इसका फुट पॉइंट नीचे की ओर है। ठीक, इसका पैर नीचे है, इसका भी पैर नीचे है, मतलब ये सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। सीधा प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है, सीधा प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। तो इसका नाम क्या पड़ा, ए बी। ठीक है ना। तो जब हम वस्तु को P तथा F के बीच में रख रहे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे। इसके लिए जो केस होने वाला है इसको हम यहीं पे लिख रहे हैं, और एक बहुत ही स्पेशल केस है। जब वस्तु की स्थिति कहाँ थी, ध्रुव तथा फोकस पर, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनी है, प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनी, दर्पण के पीछे। ये दर्पण का आगे है, ये दर्पण का पीछे वाला हिस्सा है, जहाँ पे रंगा हुआ भाग है उसके जस्ट पीछे बन रहा है, तो दर्पण के पीछे। दूसरा क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार कैसा हो रहा है, आकार कैसा है, देखिए तो वस्तु इतनी छोटी है, प्रतिबिंब इतना बड़ा बन रहा है, मतलब बड़ा बन रहा है। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, बड़ा। बड़ा लिखिए या फिर बहुत बड़ा, मैग्नीफाइंग। और इसकी प्रकृति कैसी हो गई, प्रकृति हो गई, ये प्रतिबिंब सीधा बन रहा है या उल्टा बन रहा है, ये प्रतिबिंब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनने वाला जितना भी प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा ही होता है। और दिखाई दे रहा है इसका हेड और इसका हेड सेम डायरेक्शन में है, मतलब प्रतिबिंब कैसा है, सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। और सीधा कैसा होता है, काल्पनिक होता है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी हो गई, काल्पनिक एवं सीधा, या फिर सीधा एवं काल्पनिक। इस तरह से 6 का 6 केस खत्म हो चुका है। 6 का 6 महत्वपूर्ण केस खत्म हो चुका है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट 6 नंबर का केस है। और स्टार लगा लीजिए, इस बार बोर्ड में आएगा ये सवाल निश्चित रूप से। ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण के उपयोग, कि अवतल दर्पण का कहाँ कहाँ यूज करते हैं और क्यों यूज होता है अवतल दर्पण का, किसी और दर्पण का क्यों नहीं यूज हो रहा है। ठीक है ना। 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। एक फटाफट नोट करिए, अच्छे से नोट करिए, और घर पे जाके इन 6 केसों का प्रैक्टिस करना है, रटना नहीं है, खूब अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अपने आप ये चीजें एक पैटर्न पे फॉलो हो रहा है। अगर वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब फोकस पे बन रहा है, अगर वस्तु वक्रता केंद्र के पीछे है तो प्रतिबिंब सी तथा एफ के बीच में बन रहा है। अब हम वस्तु को कहाँ लाए, वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब भी बना वक्रता केंद्र पर। अब हम वस्तु को वक्रता केंद्र के आगे ले जा रहे हैं, मतलब सी तथा एफ के बीच में। तो समझिएगा, जब वस्तु सी तथा एफ के बीच में होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र के पीछे। जब वस्तु अनंत पर था तो फोकस पर, अब हम वस्तु को फोकस पे लाएंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। ठीक है ना। और ये लास्ट केस बिल्कुल डिफरेंट है, जहाँ पे वस्तु पी तथा एफ के बीच में बन रहा है। यही एक केस है जिसमें प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। बड़ा प्रतिबिंब इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है कि काल्पनिक और सीधा हो रहा है, और वस्तु का जो साइज है उससे बहुत बड़ा लार्ज प्रतिबिंब बना के दे रहा है, इमेज लार्ज करके दे रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है ना। अब हम लोग देखने वाले हैं अवतल दर्पण के उपयोग। इससे पहले फटाफट नोट करिए, शुरू करते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग बहुत ही काम का है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूरा का पूरा टेबल खुद से बनाने आना चाहिए। एग्जाम में कभी भी रे डायग्राम आएगा तो आपको ये टेबल ऐसे ही बना के और लिख के आना है, टेबल के फॉर्म में। रे डायग्राम बना करके जिस केस के बारे में पूछा है उस केस का सब कुछ लिख देना है, पूरा चिट्ठा उतार देना है यहाँ से। समझ में आ गया। अब हम लोग देखने वाले हैं अवतल दर्पण के उपयोग, एक एक करके सारे उपयोग को देख लेते हैं। उपयोग भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
आता है बार बार एग्जाम में। ठीक है, देखते हैं अवतल दर्पण का क्या है उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग, ठीक है। इसमें पहला बोला जाता है अवतल दर्पण का उपयोग किस सेविंग मिरर में किया जाता है। जो भी हमारे बार्बर भाई लोग हैं जो कि हजामती के लिए सेविंग मिरर का यूज करते हैं, वहां पर क्या यूज होता है अवतल दर्पण का। तो सेविंग मिरर में, सेविंग मिरर में या फिर दर्पण, दर्पण में, ठीक है ना। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है अभी बता रहे हैं। दर्पण का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अब कौन सा केस होगा उसमें जहां पे सेविंग मिरर का यूज किया जा रहा है, समझिए बात को। अब हम लोग जब नाई के पास जाते हैं सेविंग करवाने, बाल कटवाने, जो भी है, ठीक है ना, तो मेरा क्या इमेज सीधा बनता है या उल्टा बनता है। सीधा बनता है ऑब्वियसली। अब हम अवतल दर्पण में 6 केस पढ़े हैं, बस एक ही केस है जहां पे प्रतिबिंब सीधा बन रहा है। वो कौन सा है, वस्तु P और F के बीच में हो। मतलब अवतल दर्पण का केस यहाँ पे जब हजाम के पास हम जा रहे हैं अपना सेविंग बनवाने, सेविंग करवाने, तो वहां पे वस्तु को कहाँ पे रखा जा रहा है, P और F के बीच में, जिसके कारण मेरा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा बन रहा है। ठीक है ना। बड़ा बनने के कारण ही हम आसानी से देख पाते हैं कि कहीं कोई बाल छूट तो नहीं गया। समझ में आया। उसके अलावे डेंटिस्ट लोग, डेंटिस्ट समझते हैं ना, दंत विशेषज्ञ जो दांत के डॉक्टर होते हैं, वो दांत की कैविटी को पता लगाने के लिए इसका यूज करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। मान लीजिए दांत में कोई कीड़ा लग गया, होता है ना, तो अब क्या होता है कि उस कीड़े को देखने के लिए कौन सी कैविटी लगी है, किस प्रकार की बीमारी हुई है दांत में। अब दांत को खोल के देखा तो नहीं जा सकता है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। उससे बड़ा इमेज करके दिखाता है। उसमें भी यही केस हो रहा है, वस्तु को P और F के बीच में रखेंगे, इनलार्ज प्रतिबिंब करके दिखाएगा, और जिससे हम कैविटी को पहचान पाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दंत विशेषज्ञ या फिर दंत चिकित्सक, चिकित्सक दांतों के रोग को, दांतों के रोग का पता लगाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। तीसरा, सर्च लाइट, टॉर्च, इन सभी में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। क्यों, सो अभी बता रहे हैं। सर्च लाइट, सर्च लाइट, उसके अलावे टॉर्च, इन सभी में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अवतल दर्पण का उपयोग होता है क्योंकि, अब क्योंकि के आगे हम अभी कुछ नहीं लिख रहे हैं, जब पहले समझा देते हैं फिर इसको फिल करेंगे कि आगे क्या होगा। अब समझिएगा, जब भी कोई व्यक्ति टॉर्च जलाता है, जब भी कोई व्यक्ति टॉर्च जला रहा है, तो उससे जो प्रकाश की किरणें मिलती है वो क्या ऐसा पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिलता है, समांतर किरणें मिलती है। ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि टॉर्च के निचला हिस्सा जो होता है वो अवतल दर्पण का होता है, और यहाँ पर बॉल लगा रहता है। समझिएगा अच्छे से, ये थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं। जूम मतलब थोड़ा सा बड़ा फिगर बना के दिखाते हैं। ये टॉर्च का शीशा वाला पार्ट है, जहाँ पे यहाँ पे बॉल लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सेल डली हुई है, बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है। अब जैसे ही हम टॉर्च को ऑन करते हैं, यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, स्विच जैसे ही ऑन हुआ, ठीक है ना, यहाँ से प्रकाश निकलने लगी। अब इस ऑब्जेक्ट को हम फोकस मान लेते हैं कि ये जो बॉल लगा हुआ है वो फोकस पे लगा हुआ है। और कभी आप टॉर्च को खोल के दिखिएगा, इसके नीचे का जो पार्ट होता है जहाँ पे बॉल बीच में लगा हुआ है ना, इस वाले पार्ट पे ये सिल्वर का कोटिंग होता है, इस पर सिल्वर का कोटिंग होता है, ऐसा कॉनकेव मिरर बना रहता है, मतलब अवतल दर्पण जैसा ये शेप बना रहता है। अब लाइट की किरण अगर मान लेते हैं कि फोकस पे है, तो लाइट की किरण अगर फोकस से होके गुजरेगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद किधर से होके गुजरेगी,
मुख अक्ष के समांतर और एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिलेगा। इसीलिए जब हम टॉर्च जलाते हैं तो हमको जो रोशनी मिलती है वो स्ट्रेट लाइन में चलती हुई मिलती है, सीधी। ठीक है। और कभी कभी टॉर्च खराब हो जाता है, हम लोग बोलते हैं कि टॉर्च खराब हो गया है, ठीक है ना, क्योंकि लाइट उसका इधर उधर फैलने लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके बल्ब का जो पोजीशन है वो फोकस से खिसक गया है। मिस्त्री के पास ले जाइएगा तो इसी बॉल को क्या करेगा, फोकस पे सेंटर कर देगा, फिर से पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिलेगा। फील करिए थोड़ा सा और। ये अगर अवतल दर्पण था तो अगर हम प्रकाश की किरणों को फोकस से होके गुजारते थे तो यह क्या होता था, मुख अक्ष के समांतर ही तो गुजरती थी। यही तो हो रहा है यहाँ पे। ये बॉल का जो पोजीशन है वो फोकस पे है और यहाँ पे लगा हुआ है अवतल जैसा, अवतल दर्पण जैसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परावर्तक सतह। अब जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर गुजरी, इस दर्पण से टकराई और टकरा करके पैरेलल बीम, प्रकाश की समांतर किरण पुंज मिल रही है। यही समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए हम लोग सर्च लाइट, टॉर्च, इन सभी में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि समांतर किरण पुंज प्राप्त होता है, समांतर किरण पुंज प्राप्त होता है। उम्मीद करते हैं ये लाइन भी क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। चौथा, एक और प्रॉपर्टी सोलर कुकर में भी यूज किया जाता है, जो कि अब बंद हो चुका है। सोलर कुकर से कंफ्यूजन ये होता था कि हम लोग रोटी नहीं बना सकते हैं और हर समय धूप से ही एनर्जी प्राप्त करना है। जब सनलाइट, सोलर कुकर कुछ ऐसा होगा, समझिएगा। ये कुकर हुआ और इसका जो सरफेस होता है कुछ अवतल दर्पण जैसा होता है। अब प्रकाश की किरणें आती है और सभी प्रकाश की किरणें एक जगह एकत्रित हो जाती हैं और एकत्रित होकर के सीटी बच जाता है और इसमें जो भी दाल चावल रखा हुआ है वो पक जाता है। लेकिन हर हमेशा धूप तो नहीं रहता है। रात को हम इस बर्तन का यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि रात में धूप नहीं होती है, इसलिए उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया प्रोडक्ट, ठीक है ना। लेकिन सोलर भट्टी में, सोलर कुकर में भी इसका यूज हुआ करता था। तो एक पॉइंट लिख देते हैं, सोलर कुकर, सोलर कुकर में भी इसका उपयोग होता है, और भी बहुत सारा उपयोग है। आपके लिए इतना मोर देन इनफ है। इन सभी पॉइंट को आप अच्छे से क्रिस्टल क्लियर करके आइएगा, अच्छे से समझ के आइएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं उत्तल दर्पण का 2 केस और फिर उत्तल दर्पण के उपयोग, और फिर टाइम मिला अगर तो हम लोग बात करेंगे आवर्धन पर और फिर मिरर फॉर्मूला पर, दर्पण सूत्र पे। फिर उस पर कुछ न्यूमेरिकल देखने वाले हैं और फिर दर्पण सूत्र का प्रूफ करने वाले हैं और फिर प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा खत्म। लेकिन अभी 2-3 लेक्चर और लगेगा वहां तक पहुंचने में। उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी अगर डाउट हो रहा है तो प्लीज कमेंट करिए और दोस्त लोगों को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि उन लोगों तक भी ये मैसेज पहुंच पाए कि पढ़ना कैसे है, ये सिखाया जा रहा है, ठीक है ना। टाइम दे करके किसी सब्जेक्ट को कैसे रीड करना है, ये सब चीज समझ में आएगा। ये सब नोट हो गया होगा उम्मीद करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।